हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज SA 299 जॉइंट ऑडिट। SA 299 जॉइंट ऑडिट में मेजरली 4 जगह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट एग्जाम के ओरिएंटेड ही बात करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। पहला तो एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट बता दो। इन दोनों से क्वेश्चन आंसर आने की शक्यता बहुत कम है, बहुत मतलब कि पॉसिबिलिटी वेरी लेस है। असली क्वेश्चन यहां से आ सकता है। पहला तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। पहला क्वेश्चन, क्या स्पेशल कंसिडरेशन करना पड़ेगा जॉइंट ऑडिटर्स को। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यह आ सकता है कि बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द ऑडिट जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान एंड इन डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान द जॉइंट ऑडिटर शुड, कि भाई जॉइंट ऑडिटर को एक साथ मिलके अपना जॉइंट ऑडिट प्लान बनाना रहता है। अब जब ये जॉइंट ऑडिट प्लान डेवलप करेंगे तब जॉइंट ऑडिटर को किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो जॉइंट ऑडिटर है वो किस चीज के लिए जॉइंटली या तो सेवरली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। टोटल ये 5 क्वेश्चन है। ये 5 में से कहीं से भी आ सकता है, एमसीक्यू भी एक आध बनता होगा तो वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहला जॉइंट ऑडिट का मीनिंग हमें पता है। जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म्स साथ में आके किसी चीज का ऑडिट करें। Practice of appointing a chartered accountant as a joint auditor is a quite wide spread of a big companies and corporation. Joint audit basically implies pulling together the resource and expertise for the more than a one firm of the auditor. एक फर्म से ज्यादा जब भी कोई ऑडिट करता है, मतलब कि रिलायंस के अंदर 2 ऑडिटर है, 2 ऑडिटर से, एक ऑडिटर है बिग 4 से और एक ऑडिटर है लोकल कंपनी, एक लोकल फर्म है, लोकल फर्म भी नहीं बोलेंगे, वहां की बेस्ड फर्म है। तो वो मुंबई की एक फर्म है, ये दोनों मिलके वहां का जॉइंट ऑडिट करते हैं। तो बिग 4 की एक फर्म है, नाम मैं भूल गया हूँ, और दोनों फर्म का मैं नाम भूल चुका हूँ एक्चुअली। ओके, तो ऐसे जॉइंट ऑडिट होता है। उसमें क्या होता है जनरली, जो टुगेदर जब आते हैं तब रिसोर्स और एक्सपर्टीज मिलती है। बिग 4 की रिसोर्सिस एंड एक लोकल फर्म का एक्सपर्टीज ऑन द लोकल एरिया, वो दोनों मिलेगा तो ऑडिट के साथ बहुत अच्छा होगा। देन an expert job is giving a time period to which may be difficult to accomplish acting individually. रिलायंस का ऑडिट इंडिविजुअली पूरे एक बिग 4 के लिए करना भी बहुत मुश्किल चीज है। तो क्या जब ऐसी 2-3 फर्में होंगी तो मिलके क्या अच्छे से कर पाएगी। यस, इट इज एसेंशियली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ द टोटल वर्क, दिस बाय इटसेल्फ ग्रेट एडवांटेजेस। यहाँ पे हम सारे वर्क को शेयर करते हैं तो एक एडवांटेजेस रहता है। अब देखो, सबसे पहला मैंने बात की भाई लोकल बिग 4 इंडिया लेवल के सारे लॉस जानता है, बट मुंबई के अंदर कंपनी को कौन से लॉ फॉलो करने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कौन से लॉ फॉलो करने हैं। बाद में इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ हो सकता है कि बिग 4 को पता हो, बट एरिया के वाइज कौन से लॉ फॉलो करने हैं, ठीक है, वो सब किसको बताता है, एक लोकल एक्सपर्ट, लोकल को। तो क्या होता है कि जब बड़ी फर्म और एक छोटी फर्म या एक बड़ी फर्म या एक लोकल फर्म या 2 बड़ी फर्म साथ में आती है ना, तो अपनी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करती है। तो सबसे पहला हमारा होता है शेयरिंग एक्सपर्टीज। अब जब हम एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, जब मैं अपनी एक एक्सपर्टीज में एक जगह कमजोर हूं और दूसरा बंदा कहीं पे अच्छा कमजोर है, तो हम दोनों जब अपनी इंडिविजुअल एक्सपर्टीज साथ में लाएंगे तो क्या होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगा। हम क्लाइंट को एक बेटर क्वालिटी दे पाएंगे। अब जब मैं एक क्लाइंट को बेटर क्वालिटी दे पाऊंगा तो क्लाइंट की सर्विस कैसी होगी, इंप्रूव होगी, इंप्रूव सर्विस टू द क्लाइंट। क्लाइंट की मैं सर्विस इंप्रूव कर पाऊंगा, बेटर क्वालिटी परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा अपनी एक्सपर्टीज विद अदर फर्म। अब ये सब करूंगा, एक्सपर्टीज शेयर करूंगा तो साथ में मैं अपने आर्टिकल भी शेयर करूंगा। आर्टिकल शेयर करूंगा तो क्या होगा, मेरा स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट कमाएगा। आज मुझे एक रिलायंस का ऑडिट करने के लिए 50 आर्टिकल लगेंगे, बट 2 फर्म आएंगे तो मुझे कितने लगेंगे, मुझे मेरे पीछे 25 या 20 आर्टिकल लेके जाना है, तो लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट। जैसे ही स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट मेरा लो हो जाता है तो मेरा जो भी वर्क करने का कैरी आउट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि समझो, परचेस का एरिया अगर मैं पहले पूरा रिलायंस में परचेस, सेल्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स चारों चीजें चेक करता था, अब मैं सिर्फ परचेस चेक करूंगा। तो जब परचेस शेयर करूंगा तो मेरा स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो गया, उसी के साथ मैं जो भी वर्क करूंगा उसको कैरी करने का कॉस्ट कम हो गया। तो लोअर कॉस्ट
टू अ कैरी आउट द वर्क, ठीक है, लोअर कॉस्ट होता है कैरी आउट करने का वर्क का। अब लोअर कॉस्ट हो गया, मैं पहले 4 डिपार्टमेंट चेक करता था, अब एक डिपार्टमेंट चेक कर रहा हूं, लोअर वर्कलोड। डन, इतने करो बहुत है, कितने, 3 3 6 हुए। एक ये है सेंस ऑफ द हेल्थी कंपटीशन टूवर्ड द बेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक हेल्थी कंपटीशन में जाते हैं। उसके अलावा ये है एडवांटेजेस ऑफ अ म्यूचुअल कंसल्टेशन, कि हम एक म्यूचुअल कंसल्टेशन करके है ना उसका एडवांटेजेस ले पाते हैं। तो इतने करो बहुत है, वीआई को छोड़ के बाकी सारे कर डालो। शेयरिंग एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज शेयर करूंगा तो बेटर क्वालिटी होगी, बेटर क्वालिटी होगी तो मैं क्लाइंट को एक इंप्रूव सर्विस दे पाऊंगा, इंप्रूव सर्विस और बेटर क्वालिटी होगी। जॉइंट ऑडिटर आएंगे, जॉइंट ऑडिटर आएंगे तो है ना उन दूसरे ऑडिटर का भी स्टाफ आएगा, तो जिससे मेरा है ना स्टाफ कम होगा, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, स्टाफ मेरा कम हो जाएगा तो मेरा वर्क भी कम हो जाएगा, तो लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क एंड लोअर वर्कलोड। डन, एंड लास्ट में एक कौन सा रह गया हमारा, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड सेंस ऑफ हेल्थी कंपटीशन टू द बेटर परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस भी 5 ही है, 6 है। फीस बिंग शेयर, आज रिलायंस 25 लाख की फीस दे रहा होगा, तो क्या होगा कि बिग 4 और एक लोकल फर्म को वो फी शेयर करनी पड़ेगी, तो फीस शेयर हो जाती है यार, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस। बाद में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सम ऑडिटर, अब बिग 4 के अंदर जो है उस बंदे को और एक लोकल फर्म वाला बंदा, उसके अंदर क्या एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, यार भाई मैं बड़ी फर्म से आता हूं, तो मेरी बात मान, मैं तेरी बात क्यों मानूं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द सम ऑडिटर्स, कई बार ऑडिटर के बीच में सुपीरियोरिटी की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बाद में एक लोकल फर्म है, एक बिग फोर है, दोनों एक डिफरेंट स्टैंड कर रहे हैं, दोनों के आर्टिकल्स का काम अलग है, दोनों के आर्टिकल का वर्क करने का मेथोडोलॉजी अलग है, हर चीज अलग है। तो इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वेयर फर्म ऑफ अ डिफरेंट स्टैंडिंग आर एसोसिएट इन द जॉइंट ऑडिट। बाद में कोऑर्डिनेशन का वर्क में प्रॉब्लम पड़ती है कि भाई परचेस का काम तू देख लेना, अब परचेस से रिलेटेड कोई डेटर्स परचेस हुआ है 2 करोड़ का, अब मैंने तो चेक कर लिया है बट डेटर्स है 2 करोड़ का खड़ा है, अब वो बंदा मेरे को बता नहीं रहा है कि ये जो अरे क्रेडिटर्स 2 करोड़ का खड़ा है इसका है ना पेमेंट नहीं हुआ है, क्या हमें परचेस और क्रेडिटर्स का एक वेरिफिकेशन वहां पे करवा के उसको बताना चाहिए कि तू कितनी क्वांटिटी कितने रेट पे लेके आया था और कौन कौन से प्राइस। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क का प्रॉब्लम आएगा जब दो परचेस और डेटर्स हमेशा क्रेडिटर्स हमेशा साथ में करने चाहिए, परचेस क्रेडिटर्स दोनों एरिया जनरली इंटरलिंक होता है, साथ में अगर करोगे तो वहां पे जो भी कोऑर्डिनेटिंग चीज होगी ना वो हम एलिमिनेट कर पाएंगे, बट परचेस एक पूरा बंदा अलग कर रहा है, क्रेडिटर्स एक पूरा बंदा अलग कर रहा है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, या फिर ऐसा बोल लो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन दोनों नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन वर्क। एरिया ऑफ वर्क कॉमन कंसर्न इज नेग्लिजेटेड, कुछ चीजें ऐसी होती है जो है ना हम एक दूसरे के ऊपर ऑडिटर अपने रियल लाइफ में भी अपने कुछ चीजें करनी होती है, और जब हम साथ में बैठ के वर्क करते हैं तो क्या बोलते हैं भाई ये तू कर देना, वो उस तीसरे बंदे को बोलता है भाई तू कर देना, वो चौथे बंदे को बोलता है तू कर देना, और उस चक्कर में वो इंपॉर्टेंट वर्क जो वर्क होता है ना वो वर्क किसी से होता नहीं और वो नेग्लिजेट हो जाता है। तो जॉइंट ऑडिटर में भी ऐसा पॉसिबल है, एरिया ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बिंग नेग्लिजेटेड, अनसर्टेनिटी अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द वर्क डन, जो भी वर्क मैंने डन किया है उसकी मेरी लाइबिलिटी कितनी है उसके बारे में ही नहीं पता है। तो डिसएडवांटेजेस 6, फिक्स फी बिंग सेट, उसकी वजह से फीस बिंग सेट, साइकोलॉजी प्रॉब्लम आता है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से क्या आएगा, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, कोऑर्डिनेशन में अगर प्रॉब्लम आता है तो जो भी कॉमन कंसर्न के एरिया है वो नेग्लिजेट होते जाते हैं और इनेबिलिटी लाइबिलिटी डिफाइन नहीं रहती किसकी कितनी है। तो ये 2 चीजें हो गई, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं हमें स्पेशल कंसिडरेशन कौन सा रखना चाहिए, तो यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन में 1 2 3 4 5 6 7, ओके डन, ये वाला नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है, सॉरी। तो अब जब हम लोग जॉइंट ऑडिटर साथ में बैठ के जॉइंट ऑडिटर साथ में बैठेंगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच जॉइंट ऑडिटर शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट। जॉइंट ऑडिटर प्लान कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सारे एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट, कि हर किसी को प्लानिंग वाले पार्ट में आना चाहिए साथ में। सबसे पहले प्लानिंग कर रहे हैं उस समय पे हर एक एंगेजमेंट पार्टनर को
और हर एक की मेंबर्स को प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जॉइंट ऑडिटर शुड जॉइंटली एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी जो बनती है, ऑडिट प्लान जो बनता है ना, वो भी जॉइंटली बनाना पड़ेगा। जॉइंट ऑडिटर शुड जॉइंटली एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी विच सेट्स अ स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड ऑल्सो गाइड टू डेवलप द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। पहला क्या बोला, प्लानिंग करते समय सारे एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर ज्वाइंटली आएंगे। दूसरा क्या बोला, साथ में बैठ के ये लोग ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान बनाएंगे। ठीक है, थर्ड वाले को अभी वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, उसको भी लास्ट में देखते, बट उसमें क्या बोल रहे हैं कि जॉइंट ऑडिटर को अपना ऑडिट प्लान साथ में बनाना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको साथ में डेवलप करना चाहिए। डेवलपिंग अ जॉइंट ऑडिट प्लान जॉइंटली, joint auditor should discuss and develop a joint audit plan. Okay, each of joint auditor should consider and assess the risk of ROMM. हर एक joint auditor को अपना खुद का ROMM है ना निकालना चाहिए। joint auditor should consider and assess the risk of material misstatement and communicate to other joint auditors. आपको अपना खुद का ROMM निकालो और उसको communicate करो other joint auditors से। Okay, तो each joint auditor should consider and assess the ROMM and communicate to the other joint auditor. बाद में ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट। ऑडिटर्स को क्या करना चाहिए, जॉइंट ऑडिटर डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट करना चाहिए। क्या, एनटीए ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। भाई एनटीए ऑफ ऑडिट प्रोसीजर देख लो, कॉमन कौन सी है और स्पेसिफिक कौन सी है। भाई कोई कॉमन चीज है कि सारे जॉइंट ऑडिटर साथ में देखेंगे, कुछ चीजें स्पेसिफिक है, भाई परचेस तू देख लेना, सेल तू देख लेना, तो वो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो डिस्कस और डॉक्यूमेंट करो क्या, एनटीए ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑफ अ कॉमन एंड स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज। उसके बाद जॉइंट ऑडिटर शुड बी ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, ये देखो, ये है ना ऑडिट के कॉमन पॉइंट है, आगे सिर्फ जॉइंट लगा दिया है। ठीक है, कि ऑडिटर को है ना कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेना चाहिए और कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना चाहिए। ठीक है, हर एक जॉइंट ऑडिटर को अपना अलग अलग एंगेजमेंट लेटर और रिप्रेजेंटेशन नहीं लेना चाहिए, वो हमेशा कॉमन होना चाहिए। वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एंड कम्युनिकेट टू द TCWG। ठीक है, अगर स्पेसिफिक कंसिडरेशन पूछे तो ये वाला पॉइंट नहीं याद करोगे स्पेसिफिक कंसिडरेशन के अंदर तो चलेगा, बाकी के सारे पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे। पहला क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम फॉर ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड बी इन्वॉल्व प्लानिंग इन द ऑडिट। हर एक बंदा प्लानिंग में इन्वॉल्व रहेगा। सेकंड, जॉइंट ऑडिटर शुड जॉइंटली एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी विच सेट्स स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड ऑल्सो गाइड टू डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद ये वाले पॉइंट याद कर लो। जॉइंट ऑडिटर शुड ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, अब जॉइंट ऑडिटर ने सारे काम किए होंगे, किसको कौन सा काम करना है, तो एक वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट बनाओ। तो वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय द ऑल जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेट टू द TCWG। ठीक है, हमें प्लान अपना बताना रहता है कि भाई हम इस हिसाब से काम करेंगे TCWG को। उसके बाद भाई डिस्कस और डॉक्यूमेंट करो। क्या डिस्कस और डॉक्यूमेंट करो, एनटीए ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑफ कॉमन और स्पेसिफिक एरिया। उसके अलावा एक कौन सा रह गया कि जॉइंट ऑडिटर है ना, शुड ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड कंसीडर एंड असेस द रोमम एंड कम्युनिकेट टू द अदर जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, इतने पॉइंट याद करो, बहुत है। अब जब ऑडिट प्लान बनाएंगे तो ऑडिटर क्या किन किन चीजों का ध्यान रखेगा, वाइल डेवलपिंग अ जॉइंट ऑडिट प्लान द ऑडिटर जॉइंट ऑडिटर शुड कैरी आउट दिस 5 थिंग्स। 5 ना, हाँ 5 थिंग्स। तो 5 थिंग्स में एक एक करके ना मैं याद करवाता हूँ। सबसे पहले मैं देख लूंगा प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। चैप्टर 2 बड़ा है ना, चैप्टर 2 में हमने 5 चीजें देखी थी, 5 फैक्टर्स, वही 5 फैक्टर्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लूंगा भाई प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कौन सी चल रही है। बाद में असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। बाद में मेरे एंगेजमेंट टीम के को मेरे को डायरेक्शन देना है, डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। देन लास्ट में एक था हमारा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्स नेसेसरी टू कंप्लीट ऑफ द एंगेजमेंट। और यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाला बदल जाता है, वहां पे पहला वाला कौन सा होता है, स्कोप होता है फैक्टर, यहाँ पे स्कोप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आइडेंटिफाइड डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया एंड कॉमन ऑडिट एरिया, ये भी एक स्कोप है कि हमें हमारे डिवीजन में कौन सा एरिया आ रहा है, कॉमन ऑडिट एरिया कौन सा है वो देख लो। तो जब भी हम जॉइंट ऑडिट प्लान करेंगे तो जॉइंट ऑडिट प्लान में कौन सी 5 चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले
सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी देख लेंगे, उसके बाद हम हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टिंग करेंगे एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को। ठीक है, तीन तीन हो गए। चौथा कौन सा था? चौथा हमारा था, हम देख लेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज को देख लेंगे। और पांचवा आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया एंड कॉमन ऑडिट एरिया। ठीक है, तो स्पेशल कंसिडरेशन भी यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अब जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली या तो सेवरली किस चीज के लिए लाइबल है? तो ऐसा कोई भी काम जो उन लोगों ने साथ में मिलकर किया होगा, उन उसके उस काम के लिए वो सब लोग है ना एक साथ लाइबल हो गए। देखो, ऑडिट वर्क which not divide among the joint auditor and carry out by all joint auditors। अगर ऐसा कोई वर्क है जो है ना जॉइंट ऑडिटर के बीच में डिवाइड नहीं हुआ है और वो उन सभी लोगों ने कैरी आउट भी किया है, तो उसके लिए सारे जॉइंट ऑडिटर है ना रिस्पॉन्सिबल होंगे। डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर, किसी भी चीज का अगर डिसीजन सारे जॉइंट ऑडिटर ने लिया है ना, तो वो सारे के सारे उस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाद में ऐसी कोई भी मैटर जो किसी एक जॉइंट ऑडिटर के अटेंशन में आई थी, मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस टू द जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम, बट साथ में क्या है, अग्रीमेंट अमोंग टू द जॉइंट ऑडिटर ऑन सच मैटर। मतलब कि किसी एक बंदे ने, एक जॉइंट ऑडिटर ने देखा है, बट अग्रीमेंट है ना सारे जॉइंट ऑडिटर ने मिलकर किया है उस चीज के ऊपर, तो उसमें भी वो सारे एक साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाद में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होगा ना, उसके लिए सारे जॉइंट ऑडिटर लाइबल होंगे, कोई एक बंदा लाइबल नहीं होगा। ठीक है, देन एंटिटी कंप्लाई विद द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेटस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, उसके अंदर हमें रिलेवेंट स्टेटस देखने होते हैं। अब वो जो रिलेवेंट स्टेटस की रिक्वायरमेंट वो कंप्लाई की है कि नहीं की है एंटिटी, उसके लिए भी सारे जॉइंट ऑडिटर लाइबल होते हैं। ये 5 करो, बहुत है। पहले तीन तीन तो याद रहने ही चाहिए यहाँ पे। पहला, ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइड अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर एंड कैरिड आउट बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर, डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर, मैटर विच ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर एंड अग्रीमेंट अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर ऑन सच मैटर। बाद में एंटिटी ने कंप्लाई किया है रिलेवेंट स्टेटस के साथ, वो देख लो। और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल एफआरएम। ये 5 चीजें होगी, ये 5 चीजें जब भी आएगी तब तक सारे जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली लाइबल होंगे। अब एक एमसीक्यू के लिए है ना, इन केस ऑफ अ जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस मैटर विच आर रिलेवेंट टू द एरिया और ओके, इट मे बी नोटेड दैट जॉइंट ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू इश्यू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। जॉइंट ऑडिटर, हर जॉइंट ऑडिटर अपना अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाएगा, वो एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करेगा, सिंगल ऑडिट रिपोर्ट। 5 जॉइंट ऑडिटर है तो 5 रिपोर्ट नहीं होगी, ओनली सिंगल ऑडिट रिपोर्ट ही होगा। ठीक है, तो जनरली जॉइंट ऑडिटर गिव अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। अगर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देना है तो क्या है, where the joint auditor are disagreement with regard the opinion or any matter covered by the audit report। 5 ऑडिटर है, एक ऑडिटर बोल रहा है कि मुझे है ना क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, बाकी के 4 है ना बोल रहे हैं कि हमें क्लीन ओपिनियन देना है, मतलब कि हमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 4 जन बोल रहे हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, तो पांचवे को भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है? नहीं, पांचवा ऑडिटर अपने क्राइटेरिया से बाउंड है, अपनी चीजों से बाउंड है, उसके हिसाब से उसको क्वालिफाइड देना है। तो वो क्या करेगा, तो वो एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देगा अपना और उसमें बोलेगा कि भाई मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, बट मेरे जो दूसरे 4 ऑडिटर है उन लोगों ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का केस कब आएगा, जब जॉइंट ऑडिटर आर डिसएग्रीमेंट विथ रिगार्ड ऑन द ओपिनियन और एनी मैटर कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट। अगर जॉइंट ऑडिटर ओपिनियन या कोई भी मैटर के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, तो वो अपना ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, शेल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट and in such circumstance auditor report issued by the joint auditor shall make a reference of the each other audit report। हर दूसरे की, मतलब कि एक ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है और बाकी 4 ऑडिटर ने है ना अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो क्या होगा, इनका एक रिपोर्ट आएगा कॉमन ऑडिट रिपोर्ट चारों का, और इसका आएगा सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। इसके अलावा कब होगा,
जब डिसएग्रीमेंट हो इन दोनों के बीच में, किसके बारे में, किसी भी ऑडिट के एरिया के बारे में, एनी मैटर कवर्ड बाय द ऑडिट, और ओपिनियन के बारे में, जब भी डिसएग्रीमेंट होगा दोनों अलग अलग रिपोर्ट देंगे। अब ये सेपरेट ऑडिटर क्या करेगा, ये है ना एक पॉइंट देगा, एक नोट देगा ईओएम या ओएम में, ईओएम ओएम में नहीं देगा, एक रेफरेंस दे देगा और रेफरेंस के अंदर बोलेगा कि भाई ये 4 ऑडिटर थे, उन लोगों ने, उनका ये कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है, उसने उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, ठीक है, और ये 4 अपने यहाँ इस एक कॉमन ऑडिट में रेफरेंस देंगे कि भाई ये एक ऑडिटर है जिसने अपना सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दिया है और उसने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। डन। तो इसी के ही साथ हमारा ऐसे 299 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 4 मेन क्वेश्चन थे। मैं आपको बोल दूं, एसएस ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ ऑफिस, यहाँ पे पूछे जाने वाली एक ही चीजें है और वो है ये दोनों है ना, पूछा जाता है 2 से 3 मार्क्स के लिए कि प्रिंसिपल ऑडिटर शुड ऑर्डिनरी परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, के प्रिंसिपल ऑडिटर को कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। ये एक बार पढ़ लो कि बहुत है, यहाँ से यही एक क्वेश्चन बार बार देखा गया है, बाकी कोई क्वेश्चन मैंने है ना आज तक देखा नहीं है ऐसे 600 में, तो इसका हम अलग से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, रिकॉल सीरीज की तरह, इसलिए ठीक है। डन। तो मिलते हैं कारो 2020, इसके बाद हमारा रिकॉर्ड होगा कारो 2020 में मिलेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।